Dear, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see Maslow needs theory जो है हमारी और इसके साथ साथ हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरीज को भी देखेंगे जो कि कुछ थ्योरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी हैं. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and now forget to hit the bell icon. सो बिफोर वी जंप टू दी मेस्लो थ्योरी, उससे पहले हम एक दो थ्योरी है हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये भी पूछी जाती है, आजकल पूछी जा रही है एग्जाम में, तो इनको हम देख लेते हैं, फिर हम मेस्लो की थ्योरी को भी कवर करेंगे. राइट. सो जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसके जो प्रोपोनेंट है वो है आपके हार्वर्ड गार्डनर. राइट. कि हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने जो है ये मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है. इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है कि जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, ये बोलती है कि जो इंटेलिजेंस है इज़ नॉट अ सिंगल फिक्स्ड एट्रीब्यूट but rather a set of diverse ability that individual process to varying degrees. तो इंटेलिजेंस को जो है हम जो है सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं देख सकते कि कोई बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छी बातें करता है तो हम उसको इंटेलिजेंट बोलने लगे, ऐसा नहीं है. इंटेलिजेंस में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जिसकी होगी वो इंटेलिजेंट होगा. कहने का मतलब ये, अगर केवल व्यक्ति को हम देख लें कि अच्छा ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, फिर बोलने लगे भाई ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है. जो ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, उसके पास स्किल अच्छी होनी चाहिए. राइट. और एथिक्स, मॉरल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये उसके पास अच्छे होने चाहिए. अगर कोई व्यक्ति है, मानो एकेडमिक्स में बहुत अच्छा 97% ले आ रही है उसने, लेकिन जो है ले आई चीटिंग करके, तो आप उसको इंटेलिजेंट थोड़ी ना बोलोगे. राइट. सो इसीलिए जो हार्वर्ड गार्डनर है, इनका ये मानना है कि जो इंटेलिजेंस है वो सिंगल चीज़ पे फोकस नहीं करता है. राइट. एक एट्रीब्यूट हम ले लें, उसको उसके बेसिस पे हम कहने लग जाएं कि भाई ही एंड शी इज़ इंटेलिजेंट, तो ऐसा नहीं है. इसमें डाइवर्स चीज़ें आती हैं. राइट. He identified 8 different type of intelligence, each representing different way in which people learn, understand and interact with the world. तो इन्होंने 8 इंटेलिजेंट लेवल की चीज़ें मतलब डिफ्रेंशिएट की है अलग अलग. तो जिसके बेसिस पे इन्होंने कहा है कि जो लोग हैं वो इंटरेक्ट करते हैं इस वर्ल्ड के साथ, फिर हम उस पर्टिकुलर डोमेन को लेकर बोलेंगे कि अच्छा उनको उसमें बहुत ज़्यादा महारत हासिल है तो वो इंटेलिजेंट है. राइट. लेकिन वो उस डोमेन में, अगर कोई कुकिंग में बहुत अच्छा है, राइट, एक्सीलेंट, ही नोज अबाउट एवरीथिंग इन कुकिंग, तो हम उसको फिर इंटेलिजेंट कहेंगे. राइट. उस डोमेन में. सो इसी तरह से इन्होंने जो है 8 जो है डिफरेंट टाइप के जो है इंटेलिजेंस जो है हमारे लिए जो है वो उनके कॉन्सेप्ट्स दिए, मतलब अलग अलग, जैसे म्यूज़िक में है, लिंग्विस्टिक में है, लैंग्वेज में है, कोई साइंटिस्ट है, इस तरह के जो है इन्होंने 8 डिफरेंट फील्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया है. सो फर्स्टली हम देखते हैं पहला मल्टीपल इंटेलिजेंस में हमारे पास इंटेलिजेंस के टाइप इन्होंने दिए हैं. तो पहला लिंग्विस्टिक टाइप है, जिसमें हमारे को जो है कोई भी लैंग्वेज है उसका यूज़ करना आना चाहिए इफेक्टिवली, और लिखना और बोलना दोनों चीज़ आनी चाहिए. राइट. जैसे एग्जांपल है, राइटर है तो कोई इंग्लिश का राइटर है तो उसको इंग्लिश का डिक्शन एंड ऑल दिस इसका अच्छे से पता है. राइट. फिर आता है आपके पोइट है, लॉयर्स है, स्पीकर है, जर्नलिस्ट है, तो ये इनके एग्जाम्पल हैं जो इस फील्ड में, लैंग्वेज की फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं. कि लॉयर को पता है कि मुझे कौन सी बात कब कहनी है, स्पीकर को पता है व्हाट टू स्पीक, वेयर टू स्पीक. राइट. तो इस तरह की चीज़ें. नाउ कमिंग टू, फिर आता है हमारे पास इंटेलिजेंस टाइप में लॉजिकल, मैथमेटिक्स, स्पेशियल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक एंड म्यूजिक. तो लॉजिकल मैथमेटिक्स में अगर आप देखो तो एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, पर्सन को इसमें जो है लॉजिकल सोचना आना चाहिए. कि अगर मैं कह रही हूँ कि आपके जो जब 2 लाइंस पैरेलल्स होती हैं, राइट, और उनको कोई बीच से जो है परपेंडिकुलर कोई काट ले लाइन, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे, आइसोसेसाइल्स एंगल, वो जो है इक्वल होंगे. अब ऐसा क्यों होगा, ये आपको मैथ्स में पता होना चाहिए. 2 इंटू 2 4 होता है, राइट. 2 इंटू 3 6 होता है मैथ्स में, लॉजिकल रीजनिंग में. इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ कमिंग टू, इस डोमेन में कौन कौन से लोग आते हैं? साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस, इंजीनियर्स, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स. राइट. कोडिंग एंड ऑल दिस, ये भी तो क्या है, लॉजिक ही है एक तरह के. राइट.
नाउ कमिंग टू स्पेशल, स्पेशल में क्या होता है कि एबिलिटी टू थिंक इन 3 डायमेंशन एंड विजुअलाइज ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली। आपको चीज़ों को जो है एक डायमेंशन में नहीं देखना है, 3 डायमेंशंस में देखना है। अर्थ का भी 3 डायमेंशन है ना, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ का जो है एक पहलू नहीं होता है, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं उसके। तो सोचना कैसे है आपने, 3 डायमेंशन में, स्पेशली जब आप सोचते हैं तो 3 डायमेंशन में सोचते हैं। और इस डोमेन में कौन-कौन आते हैं, आर्किटेक्चर, है ना, आपके आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, पायलट्स, जोग्राफर, है ना, जो कि इसमें नहीं दिया है, जोग्राफर भी 3 डायमेंशन में सोचते हैं, तो स्पेशल में ये आ गया। फिर बॉडीली काइनेस्थेटिक, मतलब एबिलिटी टू यूज़ बॉडी इफेक्टिवली एंड स्किलफुली। आप अपनी बॉडी को जो है स्किलफुली यूज़ कर सकें, जैसे एथलीट है, डांसर्स हैं, सर्जन्स हैं, क्राफ्ट्स पीपल है, जैसे जो कोई मूर्ति बनाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे कब टर्न करने हैं अपने हैंड्स। कोई कुम्हार है, उसको पता है कि मैंने कब जो है जो है आपका किस तरह से हाथ घुमाना है पॉट के ऊपर, ताकि वो एक अच्छा शेप उसको मतलब आ पाए। डांसर है, डांसर को पता है कि मैंने हैंड्स मूवमेंट कब किस तरह से करने हैं, तो ऑल दिस थिंग। देन कमिंग टू म्यूजिकल, म्यूजिकल में क्या होता है कि पीपल को पता होना चाहिए एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड म्यूजिक। लिरिक्स का पता होना चाहिए, कॉम्पोजिशन का पता होना चाहिए, अच्छा म्यूज़िक क्या है, अच्छे लिरिक्स किस तरह से बन सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा जो है वो एग्ज़ाम्पल सेट करे, राइट? तो इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू, इसमें डोमेन में कौन आते हैं, म्यूज़िशियन, कंपोज़र्स, सिंगर्स, म्यूज़िक टीचर्स, तो ये सारे जो है वो म्यूज़िक डोमेन के अंदर आते हैं। नाउ कमिंग टू इंटरपर्सनल, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। इंटरपर्सनल भी देखिए इसमें जो है डाला गया है कि आपको इंटेलिजेंट कब कहा गया है, इंटेलिजेंट का टाइप जब आपको इंटरपर्सनल, आपको समझ में आए कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, अगला व्यक्ति किस स्थिति में है, राइट? आप ये चीज़ भी समझ पाओ। आप केवल अपनी साइड की से ना देखो, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से ना देख के आप दूसरे की जगह रहकर भी देखो चीज़ों को। तो इसमें टीचर्स आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, आपके साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हो आप एक तरह के, वो इंट्रापर्सनल में आ जाएंगे। तो इंटरपर्सनल में वेयर यू इंटरेक्ट विद द अदर्स, राइट? जैसे टीचर है, थेरेपिस्ट है, आपके सेल्स पीपल्स हैं, लीडर्स हैं, तो लीडर क्या करते हैं, दे टॉक टू देयर स्टाफ, दे टॉक टू देयर कंज्यूमर्स। सो वो जानते हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, राइट? वो उनकी डिमांड्स को समझने की कोशिश करता है और उस वे से काम करता है। टीचर भी है, टीचर अगर लेक्चर देगा क्लास में, बच्चों को बताएगा, फिर फीडबैक लेगा, फिर समझेगा इनको कहाँ दिक्कत आ रही है। तो इस तरह से फिर इंटरपर्सनल जो है वो टाइप भी है इंटेलिजेंस का। फिर आता है आपका इंट्रापर्सनल, इंट्रा मतलब कि यू हैव टू डू सेल्फ टॉक काइंड ऑफ थिंग, राइट? आपकी दिमाग के अंदर की बात है ये। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड वंस इमोशन, मोटिवेशन एंड गोल्स। अब क्या है कि अब किसी भी व्यक्ति को पहले अपने बारे में पता होना चाहिए, राइट? वो अपने आप को समझे कि मेरे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, मैं मेंटली किस तरह से फ़ील कर रहा हूँ, राइट? अगर उसको ये बात समझ नहीं आती तो किसके पास जाता है? फिर इन सारी चीज़ों को, दूसरों के इमोशंस को अच्छे से उनको मोटिवेट करने के लिए कौन से लोग हैं जो कि काम करते हैं? आपके जो फिलॉसफर्स हैं, है ना? साइकोलॉजिस्ट हैं, राइटर्स हैं, सेल्फ अवेयर जो इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं, जो खुद के बारे में खुद सोचते हैं, जिनको अपने मेंटल लेवल का पता होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की, राइट? फर्स्ट तो यही है। देन फिर उसके बाद जब ये नहीं होता तो एक स्टेप आ गया, आपके जो साइकोलॉजिस्ट है, फिलोसफर्स है, फिर आप उनका सहारा लेते हो इंट्रापर्सनल में। नाउ कमिंग टू नेचुरलिस्ट, जो नेचुरलिस्ट होती हैं उनमें एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज प्लांट्स, एनिमल, अदर नेचुरल फिनोमेना, राइट? तो इसमें हमारे पास कौन-कौन से आते हैं, बायोलॉजिस्ट आते हैं, नेचुरलिस्ट आते हैं, एंड फार्मर्स आते हैं और एनवायरमेंटलिस्ट आते हैं। तो ये भी देखिए, नेचुरलिस्ट भी जो है क्या है, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है कि आपको नेचर के बारे में भी पता होना चाहिए। वो जो लोग हैं उसमें, वो इंटेलिजेंट लोग हैं उस फील्ड में, राइट? नाउ कमिंग टू सॉरी एग्जिस्टेंशियल्स, एग्जिस्टेंस की बात इसमें हो रही है। एबिलिटी टू पॉन्डर डीप क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, एग्जिस्टेंस एंड ह्यूमन कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है कि कुछ साइंटिस्ट होते हैं ना कि जो वर्क करते हैं कि ह्यूमन का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ और हमारे पूर्वज कौन थे, वो एग्जिस्टेंस पे बात करते हैं, अर्थ का ओरिजिन किस तरह से हुआ। तो ये भी जो है एक तरह का इंटेलिजेंस का टाइप है, राइट? वेयर यू हैव एबिलिटी टू क्वेश्चन ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर दैट मैटर एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड, राइट? तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, फिलोसफर्स अगेन, वो अपनी इमेजिनरी फिलोसफी में जो है कहते हैं कि अच्छा
ऐसे वेदों पुराणों से इस तरह से महाभारत द्वापर युग हिंदू में जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, राइट। देन थियोलॉजिस्ट हैं आपके, डीप थिंकर्स हैं, तो ये सारी जो लोग हैं वो इस पे फोकस करते हैं। देखिए मुझे बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चली मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में, जो मैंने कभी नहीं सोची थी कि इस टाइप का भी इंटेलिजेंस हो सकता है, लाइक इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड देन दिस एग्जिस्टेंस वाला और नेचुरलिस्ट वाला। आई नेवर थॉट ऑफ म्यूजिक एंड मैथ्स इज कॉमन, है ना, जो कि हम आज मतलब स्टडी भी करते हैं, बट दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स जो कि हमको भी एनलाइटन करता है कि ओके मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में ये चीज़ें भी आती है। सो इट्स वेरी न्यू टू लर्न, राइट। यही स्पेशलिटी है टीचिंग एप्टीट्यूड की। नाउ ओके, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जो हमारे जो स्कॉलर हैं गार्डनर, उन्होंने 8 टाइप्स दिए थे अलग अलग, मैथ्स, म्यूजिक इस तरह से रिलेटेड फर्स्ट में, फिर देन इंटरपर्सनल एंड नेचुरलिस्ट एग्जिस्टेंस वाला। नाउ कमिंग टू अदर जो थ्योरी रिलेटेड है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, तो पहले इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी आती है जिसको डेनियल गोलमैन ने दिया था, और ये क्रूशियल स्किल्स है। इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इजी भी नहीं है समझना, कई बार हमें खुद ही समझ में नहीं आता कि व्हाट्स गोइंग विद इन अस, राइट। हमको अपने इमोशंस ही समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए वो ये काफ़ी क्रूशियल स्किल है दैट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्रेसिंग एंड मैनेजिंग वंस इमोशन इफेक्टिवली। हमें क्या करना पड़ता है कि अपने जो इमोशंस हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और इफ़ेक्टिवली जो है उनको मैनेज करना आना चाहिए। सम टाइम क्या होता है कि वी ब्रेक, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब जो है इतने डीप चले जाते हैं इनकी चीज़ों में, वी जस्ट ब्रेक, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि भई अब तो ज़िंदगी में कुछ रहा ही नहीं गया है। तो दैट्स हाउ वी आर नॉट, उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम जो है इमोशनली अपने आप को क्या नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी ये कहती है कि आप अपने इमोशन को अंडरस्टैंड करो, उनको एक्सप्रेस करो, और साथ ही साथ जो है इफ़ेक्टिवली उनको मैनेज भी करो, राइट। तो इसका जो फ़ोकस है इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी का इन पे है, राइट। ये इस बात पे फ़ोकस करते हैं कौन, हमारी जो डेनियल है। फिर उसके बाद मेयर और सेल्वरी का एक जो है वो थ्योरी आता है, जो फर्दर इसको इलैबोरेट करते हैं, किसको, इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी को। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस मॉडल में वो फोकस करते हैं कंपोनेंट्स पे, सच एज नोटिसिंग इमोशन, इमोशन को नोटिस करते हैं, एंड यूज देम टू योर एडवांटेज एंड कंटिन्यू हाउ टू फील। इमोशंस कई बार क्या होते हैं कि ये हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि कई बार हम अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जो मेयर और सेल्वेरी की थ्योरी थी वो हमें यही बताती है कि आपने अपने इमोशन को किस तरह से मैनेज करना है पॉजिटिवली, सो दैट कि वो आप पे हावी ना हो, आप उनका अच्छा यूज़ करो, आपके एडवांटेजेस के लिए वो यूज़ हों वो सारी चीज़ें। तो पहला आता है परसेप्शन ऑफ इमोशन, राइट। फर्स्ट यू नोटिस दैट यू आर फीलिंग नर्वस, योर हार्ट माइट बी राइजिंग एंड योर हैंड्स माइट फील स्वेटी। तो मानो आपका इंटरव्यू है, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, परसेप्शन ऑफ इमोशन क्या है कि आप बहुत ही नर्वस हैं, यू आर फीलिंग वेरी नर्वस, आपके हाथ जो है वो पसीने पसीना हो गया है हाथ में, राइट, और आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा मतलब राइज कर गई है। तो ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है इमोशन की, जहाँ पे आप इतने ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। सेकेंड स्टेज है इमोशनल फैसिलिएशन की, राइट, अंडरस्टैंडिंग हाउ नर्वसनेस कैन पोटेंशियली एनहांस। इसमें क्या होता है कि आपको ये समझना है कि जो हमारे साथ ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं इमोशनली, जो हमारे को इतना ट्रॉमा हो रहा है या फिर हम इतने नर्वस हो रहे हैं, इसको हम अब यूज़ कैसे करें अच्छे से, राइट, पोटेंशियल कैसे एनहांस करें इसका। फिर थर्ड स्टेज आती है फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। एट दिस स्टेज थिंक अबाउट हाउ यू कैन मेक दोज इमोशंस फॉर यू, you release that feeling a little nervous can actually help you focus to perform better, right। थर्ड स्टेज आती है आपको कि आपने इमोशंस को जो है अपने अच्छे से समझना है, राइट, कि ओके फाइन, मुझे नर्वसनेस हो रही है, फाइन, इतनी नर्वसनेस ठीक है, मुझे और ज़्यादा नर्वस नहीं होना है ताकि मुझे कुछ ही समझ में ना आए। इंटरव्यू में कई बार ऐसे भी होता है ना कि हम इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, अगर सिंपल से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हम उसका भी जवाब नहीं दे पाते हैं, राइट। तो थर्ड स्टेज में ये होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है। पहले स्टेज में क्या हुआ, आपने ओके नर्वसनेस आपको हुई, परसेप्शन ऑफ इमोशन है, इमोशन फैसिलिएशन, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, आपको कहीं ना कहीं लग रहा है। तीसरे स्टेज में कि अंडरस्टैंड करो आप इमोशन को, ठीक है मैं नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन आप वहाँ पे ये करते हो कि आपको समझ में आ गई है कि मैं नर्वस हूँ। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इमोशन में क्या हो गया, अब जो नर्वसनेस है, राइट, लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस इज़ अ गुड थिंग,
क्योंकि वो आपको जो है फ़ोकस करने के लिए मजबूर करती है कि इंटरव्यू से पहले अगर आपको नर्वसनेस हो रही है 2 दिन पहले मानो, तो आप फ़ोकस करोगे मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करूँ, अच्छे से कवर करूँ सारी चीज़ें ताकि मैं वहाँ पे भूलूँ ना, राइट? तो लिटिल बिट ऑफ नर्वसनेस इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आप ज़्यादा नर्वस हो गए तो वो आपके लिए फिर बुरी बन जाएगी चीज़। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे भी दिया है मैनेजिंग ऑफ इमोशन एग्ज़ाम्पल, you may take some deep breath or imagine yourself during the successful presentation. तो implementing strategy to control nervousness and convert into confiding failure and delivering successful presentation. अब इसमें क्या होता है, मानो कि वहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको एक टॉपिक पे बोलने के लिए कहा गया कि प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, तो फिर आप क्या करोगे, जो नर्वसनेस आपको हो रही थी अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे, यू टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स करोगे अपने आप को, राइट? इंटरव्यू में जाने से पहले डीप ब्रेथ, एक्सेल, इनहेल करोगे ब्रेथ को, फिर जाके आप अंदर जाओगे। इस तरह से आपने अपने नर्वसनेस को कंट्रोल कर दिया, हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी, जो आपके मेयर और स्लेवरी है इन्होंने मतलब 4 स्टेज दी थी। इतनी स्टेजेस देने का क्या मतलब है, मुझे तो समझ नहीं आया। 2 ही काफ़ी थे इसमें, 3 ही काफ़ी थे, परसेप्शन ऑफ इमोशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन और फिर मैनेजिंग इमोशन। इमोशनल फैसिलिटेशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ नर्वसनेस कैन पोटेंशियली एनहांस। ओके, चलिए ये वाला मतलब पार्ट भी इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो नर्वसनेस है वो किस तरह से एनहांस हो सकती है, मतलब इंक्रीज़ हो सकती है, वो आप पे हावी ना हो। अगर आप पेपर देने जा रहे हो, तो मतलब पेपर में हर कुछ करके आ गए, नर्वसनेस इतनी हाई हो गई, तो वो भी नहीं होना चाहिए, राइट? आपको पता होना चाहिए कि मुझे नर्वसनेस हो रही है, मतलब अपना पता होना चाहिए कि इतना इतना मैं सँभाल सकता हूँ, इससे आगे इट्स लाइक आई कांट हैंडल। सो फिर या तो किसी से बात कर लीजिए आप, है ना? कि मुझे इस तरह की फीलिंग आ रही है, ही विल गिव यू सम काइंड ऑफ मोटिवेशन सो यू कैन रिलैक्स। एक्सप्रेसिंग, हमने ये भी देखा था इमोशन में कि यू हैव टू एक्सप्रेस, राइट? तो ये हमारा जो है इमोशन का हो गया थ्योरी। फिर आता है बर्नौज़ मॉडल ऑफ इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस का। तो इसमें क्या होता है कि बर्नौज़ ये एक लाइन का ही है ही। बर्नौज़ फ़ोकस करता है हाउ यू हैंडल योरसेल्फ, अदर, स्ट्रेस एंड योर ऑल मूड। तो बर्नौज़ का जो इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस की जो ये थ्योरी है, ये फ़ोकस करती है कि कोई पर्सन किस तरह से हैंडल करता है अपने आप को, दूसरों को और स्ट्रेस को और अपने ओवरऑल मूड को। तो ये सारी बातें ही इसमें मतलब फ़ोकस करते हैं। वन लाइनर को भी पूछा जा सकता है कि जो इमोशनल सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसने दी है, तो बर्नौज़, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी इससे पहले जो हमने की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, एक जो है आपके गार्डनर ने दी थी, जिन्होंने 8 टाइप उन्होंने इसके अंदर बताए थे। और फिर उसके बाद हमने जो है डेनियल की देखी थी इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। और उसके बाद हमने देखी थी अपने मेयर और सेलेब्री की, जिनमें उन्होंने 4 जो है चीज़ें हमें बताई थी। परसेप्शन ऑफ इमोशन, इमोशन फैसिलिटेशन, अंडरस्टैंडिंग इमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द इमोशन, राइट? फिर उसके बाद एक टर्म आती है एलेक्स्थीमिया। तो एलेक्स्थीमिया क्या होता है कि इट रेफर्स टू डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज़ और डिस्क्राइब वन्स ओन इमोशन। जब आप अपनी इमोशन को पहचान नहीं पा रहे हो या आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो, तो उस प्रोसेस को, उस चीज़ को क्या कहेंगे, एलेक्स्थीमिया, है ना? इट कैन मेक इट चैलेंजिंग फॉर इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग। इसमें क्या होता है कि इंसान ये नहीं समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो वो किस स्टेज पे होता है, एलेक्स्थीमिया की जो है वो स्टेज में होता है, काइंड ऑफ थिंग, राइट? नाउ कमिंग टू दी मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, ये जो है लास्ट थ्योरी है हमारी। तो मैस्लो की जो नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी है, मैस्लो जो है, अब्राहम मैस्लो है इनका पूरा नाम। तो साइकोलॉजी में इन्होंने ये थ्योरी दी है जिसके 5 बेसिस है मेनली, जिस पे ये फोकस करते हैं कि सबसे पहले इंसान के पास जो है साइकोलॉजिकल उसकी नीड्स होती है, यानी कि फूड, पानी एंड शेल्टर एंड क्लोथ्स, ये चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको। फिर वो सेफ्टी की बात करता है कि मेरे पास घर हो, है ना? और फिर वो बात घर हो, सेफ्टी मतलब जंगल में थोड़ी ना रहेगा इंसान, अब रहेगा तो घर में ही ना। उसको मतलब जानवरों से बचना है और एनिमीज़ से बचना है, तो घर में ही रहेगा सिक्योर इंसान। तो फिर ये आपकी फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हो गई आपकी कौन-कौन सी, आपके पास पहले घर, कपड़ा और मकान, ये सॉरी, खाना, कपड़ा और ये सारी चीज़ें हैं, मतलब खाने के लिए हैं पहले। पहले तो आदि मानव जैसे लोग थे, तो पहले उनको खाना चाहिए था, सर्वाइव भी तो करना है ना। पहले खाना देखा उन्होंने, फिर उन्होंने लिटिल बिट घर बनाना स्टार्ट किया, उससे सेफ्टी का पर्पज़ देखा। फिर उसके बाद लव एंड बिलॉन्गिंगनेस, जब ये घर आ गया, खाना आ गया, फिर वो देखेंगे कि ओके, मुझे जो है आई हैव वांट टू अ रिलेशनशिप,
है ना? रियल लाइफ़ में भी ऐसा ही होता है, पहले इंसान देखता है कि मेरे पास खाने के लिए है, फिर देखता है कि मेरा घर बन गया है, फिर देखता है कि ओके आई हैव टू सी फॉर द फैमिली, फिर उसके बाद एस्टीम की बात करता है, राइट? एस्टीम यू हैव टू एक्वायर द स्किल्स दैट कि आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले कि सोसाइटी में आपकी थोड़ी बहुत इज्जत है ना, इस काइंड ऑफ थिंग। तो आप इस तरह के एम्बिशंस की तरफ जाते हैं। फिर आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप कुछ बन जाते हैं, मतलब आपने बहुत पैसा भी कमा दिया है, स्टीम, फिर उसके बाद आप मोह माया से दूर, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो कि भाई फिर ये पूछने लग जाते हो कि मैं क्यों हूँ धरती पे, और मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किस लिए हूँ। फिर वो मंक वाली जो स्थिति उसमें आ जाती है मैस्लो की नीड्स ऑफ हायरार्की में। जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है थ्योरी, अब्राहम मैस्लो की, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट। इन्होंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, और इसमें ये फोकस करते हैं कि किस तरह से इंसान जो है पर्सनल फुलफिलमेंट से लेकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जो है वो मूव करता है। ये साइड में आपको जो है डायग्राम दिख रहा होगा। तो पहला जो हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, पहला स्टेज है इसमें आपका फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस है, फिर एस्टीम है, फिर सेल्फ एस्टीम है लास्ट में, राइट? तो इनको हम एक-एक देखेंगे, हालाँकि मैंने आपको बता ही दिया कि हर पार्ट के अंदर क्या-क्या आता है। तो लेवल्स ऑफ मैस्लो थ्योरी का जो पहला स्टेज है दैट इज़ साइकोलॉजिकल नीड्स। ये है आपकी, सॉरी जस्ट अ सेकंड ना। ओके, साइकोलॉजिकल नीड्स, दीज़ आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जैसे आपका ब्रेड है, खाना है, क्लॉथ है, हाउस है। विदाउट सैटिस्फाइंग दीज़ नीड्स इंडिविजुअल कैन नॉट फंक्शन ऑप्टिमली। जब किसी व्यक्ति के पास खाना आ जाएगा, घर आ जाएगा, कपड़े आ जाएगा, बेसिक नीड्स पूरी होगी, फिर वो सेफ्टी की नीड्स की बात करेगा। वंस द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, पीपल सीक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की तरफ जाएगा वो। दिस इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन वेरियस फील्ड या सेक्टर्स भी आप कह सकते हो। तो जब घर मिल गया, खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, उसके बाद देखिएगा कि मुझे सेफ्टी चाहिए, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इस चीज़ की तरफ जाएगा। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं होगा, वो क्या हेल्थ पे इन्वेस्ट करेगा? नहीं ना। तो फिर सेकंड स्टेज में ये आता है, जब आपकी पहली चीज़ पूरी होगी, फिर आप सेकंड स्टेज में जाते हो, राइट? फिर उसके बाद आता है आपका लव एंड बिलोंगिंगनेस। आफ्टर एंश्योरिंग सेफ्टी, इंडिविजुअल क्रेव सोशल कनेक्शन, कि भाई मेरे फ्रेंड्स हो, किट्टी पार्टियाँ हो मेरी भी, है ना? कनेक्शन एंड रिलेशनशिप, दिस इन्वॉल्व अफेक्शन, इंटीमेसी, है ना? फ्रेंडशिप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द कम्युनिटी और ग्रुप। तो जब ये सारी चीज़ें होंगी, फिर आप देखते हो कि नहीं, अब मैं, मुझे फैमिली चाहिए, आई वांट अ गुड वाइफ, आई वांट अ गुड हस्बैंड, राइट? आई वांट अ गुड फैमिली। तो इस चीज़ की तरफ जाता है इंसान। फिर इन सब ये चीज़ें भी जब हो जाती है, फिर एस्टीम नीड्स की तरफ जाता है। वंस द सोशल नीड आर फुलफिल्ड, पीपल स्ट्राइव फॉर रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अब जो है इंसान चाहता है कि नहीं, मेरे जो है वो, मैं एंटरप्रेन्योर बनूँ, मेरा नाम हो सोसाइटी में पूरा। सो जब उनको जो है वो सोशल लाइफ की चीज़ें सारी मिल गई, देन ही स्ट्राइव टू एस्टीम, कि भाई मुझे जो है, अब मुझे पूरे इंडिया ने जानना चाहिए, मैं अच्छा ऐसा काम करूँ कुछ, ताकि मैं पॉपुलर हूँ, राइट? इस तरह की चीज़ें, या तो मैं एक्टर बनूँ, या तो मैं एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनूँ, मुझे पूरा विश्व जाने, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सेल्फ एस्टीम। जब ये सारी चीज़ें भी हो जाता है, मन भर जाता है इंसान का, तो उसके बाद सेल्फ एस्टीम की तरफ जाता है। दिस इंक्लूड रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन वन्स एबिलिटी, एस्टीम फ्रॉम अदर्स, दिस इन्वॉल्व रिसीविंग रिकॉग्निशन, अप्रिसिएशन एंड एडमिरेशन फ्रॉम अदर्स। तो एस्टीम नीड्स में ये आ गई सारी, कि रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑल। तो सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि भाई मेरे एबिलिटी लोग जाने, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं फेमस हूँ, एंटरप्रेन्योर बनूँ, राइट? लोग मुझे जाने। तो इस तरह की चीज़ें कि भाई लोग मुझे जाने कि मैं किस तरह का इंसान हूँ, लोग मुझे एडमायर करें, राइट? अगर मैं अच्छा जो है गाती हूँ, तो मैं अच्छी सिंगर बनूँ पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। फिर लास्ट में आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये टॉप जो है हायरार्की में जो है लास्ट स्टेज है, मैस्लो ने जो दी है। सो यहाँ पे क्या होता है कि आपके सारे डिज़ायर, ऑल पोटेंशियल, सारे फुलफिल हो जाते हैं, राइट? एंड दिस इन्वॉल्व्स पर्सनल ग्रोथ पे आप फोकस करते हो, क्रिएटिविटी, परसुइंग मीनिंगफुल गोल्स, रियलाइजिंग वंस टैलेंट एंड एबिलिटी। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप फ़ोकस करते हो, ये क्वेश्चन पूछते हो कि भई मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मेरा जन्म किस लिए हुआ है? पृथ्वी क्यों बनी है? मेरा अंतिम जो है वो गोल क्या है? तो इस तरह की चीज़ें जो मॉन्क हैं, वो इस स्टेज पे होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में, राइट?
Now, Maslow to this suggests that individual prioritizing fulfilling lower level need before processing to higher level needs. Okay, तो कुछ lower level की needs है जो हमारी नीचे की थी फैमिली तक की, फिर उसके बाद higher level की needs आती हैं. Once a need is largely satisfied, it is no longer serves as a motivator and attention shift to next level of needs. This hierarchy help explain human motivation behavior in various contexts, emphasizing the importance of meeting basic need to achieve higher level of fulfillment and personal development. तो मैस्लो का यही कहना है कि जो इंसान है, देखिए जब मेरे पास अगर खाने के लिए नहीं होगा तो पहले तो मैं ये सोचूँगी कि मुझे खाने के लिए अच्छा मिल जाए, मुझे रहने के लिए अच्छा मिल जाए, अब अच्छे क्लोथ्स मैं पहनूँ। जब ये सारा मुझे मिल जाएगा, फिर मुझे इन सब चीज़ों की उतनी अहमियत नहीं रहती है ज़िंदगी में, होता ही है ऐसा, राइट? फिर उसके बाद मैं सोचूँगी कि अच्छा मुझे ये सब मिल गया, अब मैं सोचूँगी मुझे सिक्योरिटी चाहिए, अब फाइनेंशियली मैं पैसे जो है जमा करूँ अपनी हेल्थ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस करूँ एंड ऑल दिस। फिर ये भी हो जाएगा, फिर मैं सोचूँगी नहीं यार मेरी अच्छी फैमिली भी होनी चाहिए, है ना? फिर मेरी फैमिली भी अच्छी हो गई, फिर उसके बाद मैं सोचूँगी यार नहीं, अभी तो क्या 4 लोग ही जानते हैं मुझे, मुझे पूरा विश्व मुझे जाने, फिर मैं ऐसा कुछ काम करूँगी। ऐसी मुझ में भावना आएगी, मतलब कि नहीं लोग भी मुझे एडमायर कर रहे हैं, मैं पॉपुलर हूँ, ऐसा होता है। जब ये सारी चीज़ें भी हो गई, मन भर गया, लग गया पता इन सब चीज़ों से भी कुछ नहीं मिलने वाला, फिर मैं ये सोचूँगी अच्छा मेरा जो है जन्म किस लिए हुआ है, सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन की बात, राइट? फिर मैं लास्ट स्टेज में पहुँचूँगी। तो इस तरह से जो है वो अ अब्राहम मैस्लो ने जो है ये मतलब इन्होंने हायरार्की दी है, जो इनकी जो थ्योरी है नीड्स की। नाउ कमिंग टू मास्टरी लर्निंग मॉडल, जो मास्टरी लर्निंग मॉडल है ये एक सिंपल सा मॉडल है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। इसमें ये बताया गया है कि जब तक आप एक पर्टिकुलर टॉपिक या कॉन्सेप्ट को अच्छे से ना कर लो, उसको अच्छे से मास्टर ना कर लो, तब तक आप दूसरी चीज़ों में मत जाओ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, जब तक आपने जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा तब तक आप डिवीजन में नहीं जाएंगे। पहले आपने क्या सम करना सीखा, फिर डिडक्ट करना, सब्सट्रैक्ट करना सीखा, फिर हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी मैथ्स में, फिर आपने डिवीजन सीखा। तो जब आप एक चीज़ सीख लो ना, एक चीज़ में पक्के हो जाओ, फिर आप दूसरी चीज़ में जाओ, राइट? तो मास्टर लर्निंग मॉडल का यही मतलब मेन इनका यही है फोकस। सो देखते हैं, ये बेंजामिन ब्लूम ने ही दिया है ये भी 1960 में। सो द मास्टरी लर्निंग मॉडल इज एन एजुकेशनल अप्रोच डेवलप्ड बाय बेंजामिन ब्लूम, कब 1960 में, 1960 में सॉरी, that focus on ensuring student attain a deep understanding of subject before moving on to more advanced topic. तो ये ensure करता है कि student should ensure complete understanding on a particular subject before he and she will go to another one. इंडिविजुअल फेज में क्या आता है कि इसमें यही है, इंडिविजुअल फेज में भी नथिंग, मतलब अलग से एग्जांपल दिया है कि जो मास्टर लेवल ऑफ मॉडल है, स्टूडेंट प्रोग्रेस करता है एट देयर ओन पेस, अपने पेस से, अलाउइंग देम टू मास्टर कॉन्सेप्ट इनटू एडवांस to new ones, and this personalized approach ensure that each student achieve high level of proficiency. तो मास्टर लेवल ऑफ लर्निंग में क्या होता है, इंडिविजुअल पे जैसे कि फोकस करेंगे, मैंने बताया कि पहले उसको सम सिखाएंगे, फिर सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, फिर डिवीजन सिखाएंगे, मतलब एक लेवल, दो लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल। क्योंकि सबसे पहले क्लास में क्या होता है, जब आप प्री प्राइमरी में जाते हो आपको ABC सिखाया जाता है, राइट? ABCDEF, उसके बाद A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, इस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब पहले ही अगर आप पहले ही दिन जाओगे और आप बताओगे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आपको ये सिखाने लग जाएंगे तो कहाँ बात बनेगी, ऑनेस्टी आपको समझ में ही नहीं आएगी। पहले आपको उनके शब्द पता हो कि H बोलते हैं उसको, राइट? तो इस तरह से चीज़ें हैं कि पहले आप एक चीज़ पे जो है मास्टरी कर लो, फिर जाके आप जो है दूसरी चीज़ पे जो है जाओ। रियल सब्जेक्ट में भी यही होता है कि आप एक चीज़ पे अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो और फिर जाके आप दूसरी चीज़ को जो है वो कैच करो, राइट? तो ये हमारी मास्टरी लर्निंग मॉडल, मतलब इतने अच्छे टॉपिक्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, लाइक आई ओपनर फॉर स्टूडेंट्स। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। होप कि आपको मैस्लो की थ्योरी अच्छे से समझ में आई हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी समझ में आई हो, और ये जो हमारी मास्टरी लर्निंग मॉडल है तो बहुत ही बेसिक था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड thanks for watching. Bye and take care, and don't forget to like, share and subscribe.